आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मेजर इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। देखो, जब भी हमें एवरेज निकालना होता है किसी भी डेटा का, तो हम एवरेज निकालने के लिए यूज करते हैं मीन, मोड, मीडियन, रेंज। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से जो हमारे पास डेटा है जिससे कि हम एवरेज निकाल रहे हैं, उस डेटा में अगर कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो उससे सबसे कम किस पे इफेक्ट पड़ेगा, मीन, मोड, मीडियन या रेंज पे। तो लेट्स सी। देखो, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। मीन जो है मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। जो डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज होती है उससे ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। मीन हम निकालते कैसे हैं? मीन हम निकालते हैं, एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। सपोज किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और एग्जाम में जो उनका परसेंटेज है उसका, दिस इज द डेटा, ये डेटा है उनके एग्जाम के परसेंटेज का। तो अब हमें इसका एवरेज निकालना है, यानी कि अब हम इसका मीन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन। तो कैसे निकालेंगे? सबको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और जितना भी इनका टोटल नंबर है 20 है तो डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे। सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 1660 डिवाइडेड बाई 20। 20 इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इससे आ जाता है 83। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन है, जिसे कि हम सिंपली मीन भी कहते हैं, ये आ जाता है 83। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब है? देखो, अब ये जो हमारे पास डेटा है, ये जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स के मार्क्स के, 88%, 82, 80, 88, 85, तो ये 80s के सीरीज में है ज्यादातर, इसीलिए हमारा जो एवरेज आया था वो था 83। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स के बहुत कम परसेंट आ जाते हैं, सपोज दो स्टूडेंट के आ गए यहाँ पे 1% एंड 1%, तो अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो दो एक्सट्रीम वैल्यूज आने की वजह से जो परसेंटेज है वो काफी कम हो जाएगा, एवरेज काफी कम हो जाएगा। पहले 83 था, अब इसका जो एवरेज है वो 74.85 हो जाता है। तो इसका मतलब जो अर्थमेटिक मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। अब हम मीडियन देखते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। अब हम मीडियन देखते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास वही डेटा है, 20 स्टूडेंट्स के परसेंटेज, दिस इज द डेटा। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख लेंगे। हम इसे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी वैल्यूज, फिर उसके बाद वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो इसकी जो मिड वैल्यूज होती है उसका जो एवरेज है उसे ही हम कहते हैं मीडियन। इसमें टोटल कितने हैं? 20 वैल्यूज। तो ये है 9 वैल्यूज, ये भी है 9, तो ये हो गया 18, बीच के दो। तो इन दोनों का हम जो मिड पॉइंट है उनका हम एवरेज कर लेंगे। 83 प्लस 83 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 83 ही आ गया। अगर यहाँ पे मिड में अगर एक सिंगल वैल्यू होता, सिर्फ एक, दिस वन, 9 इस तरफ और 9 इस तरफ, तो ये बीच वाला जो वैल्यू है मिड पॉइंट 83, वो मीडियन हो जाता। अगर दो आ रहे हैं बीच में तो हम उसका एवरेज कर लेंगे, तो 83 यहाँ पे आ रहा है मीडियन। अब अगर यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है, सपोज इन दोनों की जगह 74 75 की जगह स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाते हैं 1 एंड 1, और अब हमें मीडियन निकालना है, तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देंगे। अगेन फिर से मिड वैल्यूज क्या आ गई? 82 एंड 83। इन दोनों का जब हम एवरेज करेंगे, 82 प्लस 83 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया यहाँ पे 82.5। तो देखो, मीडियन पहले आ रहा था 83 और बाद में आ रहा है 82.5, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा। इट मीन्स कि मीडियन जो है वो बहुत कम अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, क्योंकि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं या तो वो बहुत कम होंगी या तो वो बहुत ज्यादा होंगी। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो जो ज्यादा वैल्यूज हैं वो लास्ट में आ जाएंगी और जो बहुत कम वैल्यूज हैं वो फर्स्ट में आ जाएंगी, और इन्हें हम कंसिडर ही नहीं करते, हम सिर्फ मिड वैल्यूज को लेते हैं। दैट्स वाई ये इलिमिनेट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो इलिमिनेट हो जाते हैं, और जो मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो लगभग सेम ही आएगी। तो मीडियन जो है ये बहुत कम इफेक्ट होता है बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी, मीडियन, इट इज राइट आंसर। इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज जीरो, इसका क्या मतलब होगा? हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, आर से उसे डिनोट करते हैं। अगर आर की वैल्यू जीरो आती है तो व्हाट डज इट मीन? तो लेट्स नो अबाउट कोरिलेशन। हम पढ़ लेते हैं पहले। कोरिलेशन क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। देखो, हम कोई रिसर्च करते हैं, स्पेशली सोशल साइंसेस में अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, हम देखते हैं कि बच्चों का जो हाइट है और जो वेट है उसमें क्या रिलेशन है, क्या हाइट वेट से इंपैक्ट होती है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो सपोज ये हमारे पास डेटा है, इसमें एक स्टूडेंट की हाइट 158 और उसका वेट है 60,
दूसरे का है 160 एंड वेट है 62। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास डेटा है। हाइट और वेट ये दोनों क्या है? दीज आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन हमें पता चलेगा आफ्टर कैलकुलेशन, तो उसे ही हम कहते हैं कोरिलेशन। अगर हाइट बढ़ने के साथ साथ स्टूडेंट का वेट भी बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है। हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, जिसकी हाइट कम होगी उसका वेट भी कम होगा। तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन भी कहते हैं। इट मीन्स कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि जो एक वेरिएबल है हाइट, अगर वो बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल जो वेट है वो भी बढ़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर है निगेटिव कोरिलेशन, मतलब कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि कोई फोन है और उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, सपोज 1 लाख है, तो उससे क्या होगा? उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये है वेरिएबल 1 एंड डिमांड इट इज सेकेंड वेरिएबल। तो एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है इट मीन्स कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उसकी कम हो रही है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इट इज निगेटिव कोरिलेशन। देन थर्ड वन इज नो कोरिलेशन। इट मीन्स कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, उसका जो वेट है और उसका जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस है, उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। इट मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट है उसका वेट है 70 kg, तो उससे ये डिसाइड नहीं होगा कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। अगर किसी का वेट कम है 50 kg, तो वो भी इम्पैक्ट नहीं करता कि उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है या परफॉर्मेंस है वो कैसा होगा। तो इट मीन्स जो वेट है और जो इंटेलिजेंस है उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये है नो कोरिलेशन। देखो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमारा जो ग्राफ आएगा इट विल बी लाइक दिस। वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है उसको हमने प्लॉट कर दिया है यहाँ पे। तो हमें इस तरीके का एक कर्व मिलेगा। स्ट्रॉन्ग निगेटिव, देखो ये निगेटिव है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन। फिर दिस इज निगेटिव वीक निगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट निगेटिव कोरिलेशन एंड दिस इज नो कोरिलेशन। ये एक स्कैटर डायग्राम आएगा, इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, कुछ भी नहीं है। अब जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं कोरिलेशन निकालने के लिए दो वेरिएबल्स के बीच में, तो हम यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, दैट इज आर। इसे हम एस्टिमेट करते हैं। जो आर की वैल्यू है इसकी वैल्यू आएगी -1 से +1 के बीच में, इसी के बीच में रेंज करेगी इसकी वैल्यू। अगर हमने दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकाला और वो आता है 0, इट मीन्स कि आर इक्वल टू अगर 0 है तो इट मीन्स कि उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो ये वाला रिलेशन होगा नो कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि कोई स्टूडेंट है, उसका जो वेट है और उसका जो आईक्यू है उसके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो इस केस में आर इक्वल टू हो जाएगा 0। और अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में जब हम कोरिलेशन निकालते हैं और कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू आती है +1, तो ये हाईएस्ट वैल्यू है क्योंकि ये -1 से +1 तक हो सकती है। तो इट मीन्स दे आर स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। देखो दिस वन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, इट मीन्स कि +1, आर इक्वल टू +1 आएगा। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स आर इक्वल टू -1। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0, अगर हमारी आर की वैल्यू 0 आ रही है इट मीन्स देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप, उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो आंसर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब कि जो वेरिएबल ए और बी है उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन 0 हो जाएगी क्योंकि उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन है नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। जैसे कि जो वेट है वो हाइट पे डिपेंड करता है। अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो नेचुरली उसका वेट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे वेट हाइट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन कोई वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स की जो वेट है, इट मीन्स की जो आईक्यू है, जो इंटेलिजेंस है, वो वेट पे डिपेंड नहीं करता। आईक्यू अलग है और वेट अलग है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट है। तो वहां पे कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा? 0। सो इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0। आंसर सी इज करेक्ट। तो नो कोरिलेशन हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं। इट मेजर्स कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज और इफेक्ट को बताता है, मतलब कि अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उसका कारण क्या है,
इसे बताता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में जो हमने पढ़ा, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसकी जो वैल्यू है वो लाई करती है -1 से +1 के बीच में। अगर 0 है इट मीन्स कि नो कोरिलेशन, अगर +1 है मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 है तो निगेटिव कोरिलेशन। तो जो हमारा ये स्टेटमेंट है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, दिस इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में कोफिशिएंट कोरिलेशन दिखाया गया है -0.75। तो इट मीन्स कि कैसा कोरिलेशन है, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग निगेटिव, नो कोरिलेशन या परफेक्ट निगेटिव। देखो परफेक्ट निगेटिव तो नहीं है, परफेक्ट निगेटिव मतलब कि -1, अगर -1 होता है तो इट मीन्स कि परफेक्ट निगेटिव है, तो ये नहीं है। नो कोरिलेशन भी नहीं है, नो कोरिलेशन मतलब कि r = 0 है तो नो कोरिलेशन होगा। वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, नहीं ये पॉजिटिव नहीं है, इट इज ऑलरेडी निगेटिव, तो इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन है। तो आंसर बी इज करेक्ट कि -0.75 इज स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन, दिस वन। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -1, तो -1 इसका मतलब परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। आंसर सी इज करेक्ट, इट इज परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, दिस वन। परफेक्ट या स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन एक ही है दोनों। नाउ दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, अगर हमें एक डेटा दिया है और उसमें दिया है कि जो मीन है उसकी वैल्यू है 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी वैल्यू है 10, तो हमें यहाँ पे CV निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये कितना होगा, यू हैव टू टेल दैट। तो ये आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। वी विल डिस्कस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट वीडियो। You can subscribe our channel for NET Paper 1 preparation.